नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। तो हम बात कर रहे थे ए बी बर्धन साहब से जुड़ी जीवन से जुड़ी हुई कई पहलुओं के बारे में, और इस मसले पर बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ अयूब अली खान साहब। तो खान साहब, हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम उनके जीवन से जुड़े हुए और भी कई ऐसे पहलुओं के बारे में हम जानना चाहते हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं। तो अगर हम जैसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम जान चुके हैं, उनके काम करने का तरीका, उनके प्रिंसिपल और किस तरीके के थे, क्योंकि ये लोगों से छुपा हुआ नहीं है, वो काफ़ी सरल तरीके से थे, लोगों के सामने बहुत सस्ता के साथ वो पेश आते थे और किसानों और मज़दूरों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वकील होने के नाते उन्होंने कई ऐसे कामकाज मज़दूरों के लिए और किसानों के लिए किया है। लेकिन एक खबर भी एक बीच में आई थी कि उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनने का एक मौका मिला था, जिसे उन्होंने मना कर दिया था। तो हम उस हालात के बारे में जानना चाहेंगे, उस वजह के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया था। देखिए, ऐसा है, यूपीए 1 की सरकार जब बनी तो जाहिर है कि लेफ़्ट के पास 62 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट था और हम बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इन हालात में एक मौका ऐसा यकीनन आया कि जब लोगों की राय बनी कि कॉमरेड बर्धन को इस देश का उपराष्ट्रपति होना चाहिए या किसी और दूसरे ओहदे पर जाना चाहिए। ये फैक्ट है कि ये ऑफ़र था, लेकिन उन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही ईमानदाराना तरीक़े से इस बात को डिनाई कर दिया था कि मुझे इस तरह की किसी भी पोस्ट की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़िंदगी जो है वो हमेशा मज़दूरों, किसानों और आम आवाम के बीच में मैंने गुजारी है, इसलिए मैं इस तरह की कोई भी पोस्ट जहां पर आपके लिए एक बड़ी कोठी और एसपीजी कवर और सुरक्षा चाहिए, ये उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शुमार नहीं था। और ये भी वजह थी कि उन्होंने उसको डिनाई कर दिया था। लेकिन जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात हुई तो यकीनन बर्धन साहब चाहते थे कि इस देश के अंदर आज़ादी के बाद से कभी कोई महिला जो है वो राष्ट्रपति नहीं बनी है। ये उनकी ख्वाहिश थी कि इस देश के अंदर किसी महिला को राष्ट्रपति बनना चाहिए। और तब उन्होंने, जब सोनिया जी ने उनसे कहा कि नाम आप ही सजेस्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में उन्होंने प्रतिभा पाटिल का नाम सजेस्ट किया था और उसके बाद उनका नाम आया और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी। और मुझे बड़ी अच्छा लगा ये चीज़ कि उनके इंतकाल के बाद मैसेजेस आए हैं। उनमें जब मैं कल प्रतिभा पाटिल का मैसेज देख रहा था तो उन्होंने इस बात को बखूबी उसमें लिखा है, अफसोस जाहिर करते हुए कि एक ऐसा शख्स जिसने हमारा नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए आगे बढ़ाया और मुझे इस तरह से मुल्क के प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला, इस बात को उन्होंने अपने कंडोलेंस मैसेज में एक्सेप्ट किया। ये भी एक बड़ी चीज़ है उनके लिए। खान साहब, देखा जाए तो आप सिर्फ सीपीआई से सेक्रेटरी ऑफ मॉनेटरी डिपार्टमेंट से ही ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि आप ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो सबसे पहले आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए कि आखिर किस टाइप का ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसे बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए, ऐसा है, ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए काम करता है। मैं इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और इसके प्रेसिडेंट हैं जनाब सैयद अज़ीज़ पाशा साहब, जो तेलंगाना हैदराबाद से होते हैं, पार्टी के फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इंसाफ नाम का ये ऑर्गेनाइजेशन मुल्क के दीगर सूबों में अब अलग अलग काम कर रहा था, लेकिन 2013 में उन लोगों ने, बर्धन साहब ने हम लोगों को कहा कि भाई अब इसको आप एक नेशनल शक्ल दे दीजिए। उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की जिसमें मैं था, शमीम फैज़ी साहब थे, अज़ीज़ पाशा साहब थे। हम लोग तमाम लोगों ने मिल करके इस बात का फ़ैसला किया कि भाई हम इंसाफ की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करें और 6-7 नवंबर 2013 को अलीगढ़ में पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस इंसाफ की मुनक़्क़िद हुई। और बड़ी अच्छी बात थी कि कॉमरेड ए बी बर्धन ने उसमें बतौर चीफ गेस्ट अपनी भूमिका निभाई। बर्धन साहब की चिंता ये थी कि मुसलमानों के अंदर जो गरीबी है, जहालत है, जो उनके अंदर अशिक्षा है, ये सब चीज़ें आखिर अगर नहीं दूर होंगी तो ये कौम तरक्की नहीं कर पाएगी। और इसीलिए तंजीम इंसाफ का गठन होता है। आज हमें खुशी इस बात की है कि करीब करीब हम देश के सभी राज्यों में
तंजीम इंसाफ का गठन कर चुके हैं और तंजीम इंसाफ यकीनन अगर सही मायने में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती है, देना चाहती है, तो उनके जो उसूल थे, जो अक़लियतों के बारे में उनकी सोच थी कि वो बढ़ेंगे कैसे, वो हमें पूरा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये इश्यूज़ नए नहीं हैं बल्कि काफ़ी पुराने हैं और शायद इसी मुद्दों को लेकर कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आए और कई लोगों ने कामकाज भी किया। पर आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से कामकाज करेगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मुसलमानों में अवेयरनेस नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर के अवेयर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली उनको जो अख्तियारात हैं उससे वो वाकिफ़ नहीं है। प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के, उसके अंदर तमाम तरह की सहूलतें उनको दी गई हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन जो है उससे हम किस तरह की स्कॉलरशिप ले सकते हैं, या फिर नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, हम उससे किस तरह से सहूलतें हासिल कर सकते हैं, किस तरह से अपने रोज़गार को आगे बढ़ाने के लिए हम उनसे कर्ज़ ले सकते हैं। तो इंसाफ का मकसद ये था कि मुसलमानों को हम अवेयर करें कि आपके लिए ये तमाम सहूलतें यहाँ पर मौजूद हैं। पहली चीज़ ये है कि आप इसको कैसे हासिल करेंगे। जहाँ तक ओबीसी का सवाल है, मुसलमानों के अंदर मैक्सिमम 90% जो जातियाँ आती हैं वो ओबीसी में कवर होती हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट बगैर बनाए आप कैसे उस तरह की सहूलतें हासिल कर सकें। इंसाफ जो है वो इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज़ करती है पूरे देश के अंदर। जब स्कूलों का वक्त होता है, एडमिशन्स का वक्त होता है, तो हम उनके लिए कैंप लगाते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, स्कूलों में दाखिले के लिए। इस तरह के जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसकी जितनी भी बातें हैं हम लोगों तक पहुँचाते हैं। कैंप के अलावा भी कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप अवेयरनेस फैलाते हो? नहीं, हमारी ब्रांचेस जो हैं वो करीब करीब सभी जगहों पर हैं। ये काम हमारी ब्रांचेस करती हैं। दिल्ली के अंदर हमारी ब्रांचेस हैं, यूपी में हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बिहार और झारखंड के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत हम बन चुके हैं। इवन आंध्रा के अंदर, हैदराबाद में भी हमने अभी स्टेट कॉन्फ्रेंस करी थी। हैदराबाद और तेलंगाना, आंध्रा के अंदर भी एक बड़ी ताकत बन करके मुसलमानों के बीच में काम करने के लिए ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ बहुत आगे बढ़ रही है। और अच्छी बात है कि लोगों तक हमारी पहुंच हो रही है और जिन मकसद को लेकर के हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को कायम किया है, हम उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत अच्छी तरीके से मानना है कि अगर ये कौम पढ़ेगी नहीं तो बढ़ नहीं सकती किसी भी कीमत पर। इसलिए शिक्षा जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो शिक्षित होंगे तो जो इस तरह से अक्सर आप देखती हैं कि कभी बहकावे में आ जाते हैं लोग, वो नहीं आएंगे। और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां उनका इस्तेमाल करती हैं वोट बैंक के सिलसिले में, वो नहीं होगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ए बी बर्धन साहब सिर्फ एक राजनीतिक तौर पे ही उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि वो एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं और मुल्क को आज़ाद करने में भी उनका एक अहम रोल माना जाता है। इसके साथ ही उनके इंतकाल के दिन जिस तरीके से लोगों की भीड़ और हुजूम उमड़ी थी श्रद्धांजलि देने के लिए, उसी बीच नेताओं की आंखें नम देखने को मिली थी और लोग साफ तौर पे ये महसूस कर सकते थे कि किस तरीके से उनकी कमी लोगों को खल रही थी। आइए एक झलक हम पाते हैं और सुनते हैं कि उनके इंतकाल के बाद लोगों की उनके ऊपर क्या राय थी। नेचुरली कॉमरेड बर्धन तो 70 साल से कम्युनिस्ट मूवमेंट में काम कर रहे हैं। वो पहले स्टूडेंट लीडर थे, बाद में ट्रेड यूनियन मूवमेंट में काम किया, उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी का ऑर्गेनाइज़र बन गया और नागपुर सिटी पार्टी लीडरशिप से पार्टी महासचिव तक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कॉमरेड बर्धन काम किया है। और कम्युनिस्ट मूवमेंट रीयूनिफिकेशन के लिए कॉमरेड बर्धन ने कोशिश किया। और ये समय में जब देश में एक संक्षोभ है, एक राइट रिएक्शन के खिलाफ वामपंथी पार्टियों का आंदोलन जोर से काम करने का नेसेसिटी था, यह समय में कॉमरेड बर्धन का डेथ एक बहुत बड़ा नुकसान है। Leader who contributed in building up this total unity. His contribution to the people's movement is unforgettable. His death has made a
irreparable loss, and definitely we all together have to carry forward his legacy. His passing away is a huge loss, not only to the Communist Party of India, but to the entire communist movement. I can say it is a huge loss for the whole country. बर्दन साहब इस देश के मेहनत कश लोगों के टॉलेस्ट लीडर थे और हमने तो उनको 14 बरस की उम्र में नागपुर में सीताबढ़ी में पहली बार राजनीति का भाषण बर्दन साहब से सुना था और यहाँ तो 40 साल हो गए हम लोगों को साथ रहते रहते। तो कामरेड वर्धन और कामरेड सुरजीत इस देश की जो आगे ले जाने वाली राजनीति है उसके अगुवा लोग थे। एक आज इनके निधन से एक पीढ़ी का अवसान हो गया। एक तरह से इनके निधन को और इनके चले जाने के शून्य को कोई मुश्किल है भरना। तो नाजरीन, जैसे कि आपने सुना कि सिर्फ सीपीआई लीडर्स ही नहीं बल्कि अलग पार्टी के नेताओं ने भी काफ़ी दुख जाहिर किया है। जिस तरीके से उन्होंने मुल्क के लिए कामकाज किया वो काफ़ी सराहनीय था। जैसे कि हमने अभी जिक्र किया कुछ देर पहले फ्रीडम फाइटर के बारे में, तो आइए हम इसी मसले पे हम डॉक्टर साहब जी से भी हम जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मुल्क के लिए, किस तरीके से आज़ादी के लिए उन्होंने कामकाज किया था, कितना अहम रोल उन्होंने अदा किया था। जी देखिए, फ्रीडम मूवमेंट में वो अपने स्टूडेंट्स लाइफ में ही शामिल हो गए थे। 1945 से 47 2 साल का वक्त ऐसा रहा कि जब वो जेल में भी रहे। फ्रीडम मूवमेंट में एक बड़ा हिस्सा उन्होंने लिया एज ए स्टूडेंट्स लीडर। लेकिन अच्छी बात ये रही कि आज़ादी के बाद जब सब तमाम लोगों की ख्वाहिश ये थी कि वो फ्रीडम फाइटर की जो लिस्ट है उसमें अपना नाम शामिल करें और जो ताम्रपत्र मिलता है वो उन्हें मिले, तो उन्होंने बेसाख्ता इस चीज़ के लिए मना कर दिया था कि सिर्फ इस चीज़ के लिए हमने फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया था, हमने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया था। और आखिर वक्त तक फ्रीडम फाइटर होते हुए भी उन्होंने कभी फ्रीडम फाइटर की पेंशन नहीं ली, न ही कोई उसका सर्टिफिकेट बनवाया था, न ही कोई ताम्रपत्र लिया था। ये थे कामरेड ए बी बर्धन, जिन्होंने आखिर वक्त तक कभी भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं थी, कि कभी सरकार से किसी तरह की मदद नहीं ली। आखिर में जब जीबी पंत अस्पताल में पूछा गया कि साहब ये फ्रीडम फाइटर हैं, कोई प्रूफ आप लोग देंगे इस चीज़ का, जाहिर है कि अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो आपका सारा ट्रीटमेंट जो है वो उसी नाते फ्री होगा। फ्रीडम फाइटर होते हुए भी उनके पास कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखी और आखिर में वो इस दुनिया से अपने को अलविदा कह गए। जी वाकई, जिस तरीके से आपने ए बी बर्धन साहब जी के बारे में बताया है और जिस तरीके से साफ़ सुथरी वाली छवि के साथ साथ वो उन्होंने जिस तरीके से मुल्क में कामकाज किया है, मज़दूरों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए इस तरीके से कामकाज किया, हम ये कह सकते हैं कि वो आज इस वक्त हमारे बीच मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके कामकाज को लोग सदा अपनी यादों में रखेंगे और एक मिसाल देंगे कि जिस तरीके से उन्होंने कामकाज किया उसकी मिसाल लोगों को, आगे के जनरेशन के लोगों को भी सुनने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। फ़िलहाल नाजरीन, वक्त हो चला है आप सबसे अलविदा कहने के लिए, तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मुनसिफ टीवी।